जय हिंद दोस्तों, आप सबका आज के एडिटोरियल की चर्चा में बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज है 10 जनवरी ट्यूसडे और रोज की तरह आज हम 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपके सामने जो हमने रखे हैं वो डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो रहेगा। एक आर्टिकल आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एथिक्स से संबंधित है, प्रोबिटी एंड गवर्नेंस से संबंधित है, स्टेप्स टुवर्ड्स फाइटिंग करप्शन हिंदू में आया है, लीड आर्टिकल रहेगा आज का। देन हम बात करेंगे जोशीमठ लैंडस्लाइड्स के बारे, लैंडस्लाइड सब्सिडेंस के बारे। ये आर्टिकल एक एक्सप्रेस में भी आया है और हिंदू में भी आया है, दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे हम बातें समझेंगे कि क्या क्या कारण बने हैं जोशीमठ में जो लैंडस्लाइड्स आए हैं, क्यों आए हैं, और ये बार बार सिचुएशन उत्तराखंड में आ रही है, बाढ़ आ रहे हैं, लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, उत्तराखंड की सरकार क्या कर रही है, इस चीज के बारे हम एनालाइज करेंगे। और एक आर्टिकल यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे ये आरबीआई के फंक्शंस को लेके है। 21वीं सदी में आरबीआई का रोल कैसा होना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रोल कैसे होना चाहिए, क्या क्या चुनौतियां हैं आरबीआई के लिए आने वाले समय में, बिकॉज आरबीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी इकोनॉमी में, हमारी इंडिया की ग्रोथ में। चलिए, ये आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स में आया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं, यदि आप अब हमारे प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, जो कि बाय द वे लाइव क्रैश कोर्स है, तो दोस्तों आपको ये मौका मिलेगा अपने स्टैटिक कंसेप्ट्स और करंट अफेयर्स को रिवाइज करने का, पॉलिश करने का। साथ ही साथ आपको यहां पे मौका मिलेगा अपने आप को टेस्ट करने का, जहां पे आपके साथ 4000 से ज्यादा एमसीक्यूज शेयर करे जाएंगे। 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में मंडे टू सैटरडे आपके साथ लाइव क्लास होगी सब्जेक्ट वाइज, जैसे अभी साइंस एंड टेक का क्रैश कोर्स चल रहा है। और साथ के साथ यहां पे आपको स्पेशल सीसैट क्लासेस भी प्रोवाइडेड मिलेंगी। तो यदि आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए, अ स्टेप टुवर्ड्स फाइटिंग करप्शन रिटन बाय आर के राघवन फॉर्मर डायरेक्टर है सीबीआई के। क्या लिखते हैं, तो पहले तो यहाँ पे कहानी समझते हैं कि ये आर्टिकल में एक केस के बारे डिस्कस करा गया है, मिस नीरज दत्ता वर्सेस द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली। हुआ क्या था, आज से कुछ 23 साल पुरानी बात है। एक सरकारी कर्मचारी, एक महिला ऑफिसर मिस नीरज दत्ता ने रिश्वत मांगी थी एक दुकानदार से जिनका नाम था रजवीत सिंह सेठी। सेठी जी ने अपनी दुकान पे इलेक्ट्रिसिटी मीटर इंस्टॉल करवाना था, जिसके लिए उन्होंने अप्रोच किया इन सरकारी कर्मचारी को, महिला ऑफिसर को, और उन्होंने कहा कि मुझे 10,000 रुपए चाहिए। अब आप कहेंगे कि 10,000 रुपए क्या होते हैं, लेकिन आज से 23 साल पहले की बात है, 10,000 रुपए भी बहुत मायने रखते थे। चाहे वो 10 रुपए हो, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे वो 100 रुपए हो, 10,000 हो, रिश्वत बुरी बात है, भ्रष्टाचार बहुत बुरी बात है। और भ्रष्टाचार के अपराध में रिश्वत खाने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों ही गुनहगार होते हैं। अब सेठी जी ने क्या किया, पैसे तो दे दिए, लेकिन बाद में उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि जी मुझसे पैसे मांगे गए हैं, और उनको प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यानी कि नीरजा दत्ता जी को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 7 और 13 के चलते पुलिस स्टेशन में डाल दिया गया, उनको यहां पे सजा सुना दी गई। लेकिन हुआ क्या, इससे पहले के ट्रायल, ये जो केस है ट्रायल स्टेज पे शुरू होता, रजवीत सिंह सेठी जी मर जाते हैं, ही पासेस अवे, उनकी डेथ हो जाती है। अब ट्रायल कोर्ट ने सेंटेंस करा, दत्ता जी को 3 साल की सजा सुनाई दी। 2007 में दत्ता जी ने इस फैसले के खिलाफ, ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका डाली, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड करा जो नीरज दत्ता जी का कन्विक्शन था। तो उसके बाद क्या करते हैं, अब आपके पास मौका है, आप चाहे तो आप सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकते हैं। तो नीरज दत्ता जी भी सुप्रीम कोर्ट के पास गए, दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ याचिका डाली। और अब वापस हम चलते चलते 2019 में आते हैं, आगे बढ़ के हम 2019 में आते हैं। तो ये मामला चलता रहा 2019 तक। 2019 में एक बेंच था जिसमें जस्टिस आर भानुमति और आर एस रेड्डी थे। उन्होंने ये जो केस था एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर करा फरवरी 28, 2019 को। अब उन्होंने ये कहा, दोनों जजेस ने ये कहा कि अभी हमारे पास डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, बिकॉज रजवीत सिंह सेठी जी तो अब नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है। विक्टिम कौन थे, रजवीत सिंह सेठी विक्टिम थे, अब वो यहां पे नहीं है, तो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। बिकॉज कई बार होता है ना कि कई बार लोग जानबूझ के किसी एक ईमानदार अफसर के खिलाफ कंप्लेंट डाल देते हैं कि वो हमसे रिश्वत ले रहा था, कि हमको रिश्वत की डिमांड कर रहा था। होता है, कानूनों को मैनिपुलेट किया जाता है पॉलिटिकल वेंडेटा के चलते, आपसी कोई बदला लेने के चलते। तो अब डायरेक्ट एविडेंस की जहां पे बात आती है, जिसने कंप्लेंट डाली थी, जो विक्टिम था, वो तो जिंदा रहा नहीं, तो क्या करें? क्या इसका मतलब यह है कि नीरज दत्ता जी को हम बिल्कुल बेगुनाह करार कर दें, उनको बिल्कुल छोड़ दें, रिहा कर दें? तो ये अब दुविधा में यहां पे दोनों जजेस ने बोला कि हम ये फैसला जो है कॉन्स्टिट्यूशन
बेंच के ऊपर छोड़ते हैं, उनकी विवेक के ऊपर, उनके विजडम के ऊपर छोड़ते हैं, और वो बताएंगे कि क्या नीरज दत्ता जी को गिल्टी करार किया जा सकता है, दोषी ठहरार किया जा सकता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस के बलबूते पे। ठीक है, जैसे फॉरेंसिक फाइंडिंग्स की अगर हम बात करें, अब क्या होता है, ये दिसंबर 2022 की बात है, 15 दिसंबर 2022 की बात है। जज का नाम देखें, जस्टिस बीवी नगरत्ना। कौन है जस्टिस बीवी नगरत्ना? ये वही जज है, ये वही लेडी जज है जिन्होंने रिसेंटली नोटबंदी को लेके 4:1 वर्डिक्ट आया था, तो जो डिसेंटिंग जज थे जिन्होंने कहा था कि नोटबंदी ठीक नहीं था, सरकार को नोटबंदी नहीं करना चाहिए था, आरबीआई के ऑटोनॉमी को ठेस पहुंची है, वो डिसेंटिंग जज कौन थे? वो जस्टिस बीवी नगरत्ना जी थे। अब इन्होंने 2022 की बात है, दिसंबर 2022 की बात है, ये कहा कि देखो, अगर जस्ट बिकॉज जिसने कंप्लेंट डाली थी, जो विक्टिम है, अब नहीं रहा, जिंदा नहीं रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि पब्लिक सर्वेंट को हम ऐसे रिहा कर दे, उसको हम निर्दोष कह दे, दोषी तो वो है। उन्होंने अपनी जजमेंट के दौरान एक चीज क्लैरिफाई करी, डिफरेंस बताया कि धारा 7 और धारा 13 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में डिफरेंस क्या है। सेक्शन 7 के चलते पहली बात तो ऑफर होना चाहिए फ्रॉम द ब्राइब गिवर टू द पब्लिक ऑफिशियल। देखिए, भ्रष्टाचार की जब बात आती है, रिश्वत देने वाला और रिश्वत खाने वाला दोनों ही बराबर के गुनहगार होते हैं। और अगर तो धारा 13 की हम बात करें, तो धारा 13 में सेक्शन 30 में जो पब्लिक सर्वेंट है वो पहले एक डिमांड करता है रिश्वत की, और उसके बाद, यानी कि अब ये दोनों जो प्रोविजन है, दोनों को यहां पे डिफरेंशिएट करा गया है। और under section 13 the public servant must first make a demand for bribe which is then accepted by the bribe giver। तो यहां पे डिफरेंशिएट कर दिया। उन्होंने यह भी कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में, रूलिंग में यह भी आया कि जहां पे कंप्लेनेंट नहीं रहा, जो विक्टिम था जिसने कंप्लेंट करी थी, वो किसी कारण करके उनकी डेथ हो गई है, या वो एकदम से हॉस्टाइल हो गए हैं, अपनी वर्डिंग्स को बदल रहे हैं, ठीक है, अपनी लाइन को बदल रहे हैं, अपने स्टैंड को बदल रहे हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि जो दोषी था, जो कटघरे में दोषी था, कि उसको आज निर्दोष है, उसको रिहा कर दिया जाए। नहीं, डिमांड जो है फॉर अ ब्राइब, इसको प्रूव किया जा सकता है सर्कमस्टांशियल एविडेंस के द्वारा, या जो बाकी विटनेस थे, मान लीजिए कि दुकान के आसपास कोई और लोग थे जिन्होंने देखा कि हां, इस अफसर ने रवजीत सिंह सेठी जी से रिश्वत ली थी, तो वो भी विटनेस बने। प्रोसिक्यूशन के पास पूरी स्टोरी तैयार है। अब ये 2000 से केस चलता आ रहा है, 2023 हो चुका है, तो प्रोसिक्यूशन ने तो अपनी स्टोरी बनाई थी। तो प्रोसिक्यूशन ने जो स्टोरी बनाई, जो प्रूफ्स इकट्ठा करा, जो एविडेंस इकट्ठा करा, तो वो सब वेस्ट तो नहीं जा सकते ना, जस्ट बिकॉज आज जिसने कंप्लेंट करी थी वो जिंदा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये वहम को दूर कर दिया कि नहीं, जब तक एब्सोल्यूट हमारे पास कंक्लूसिव प्रूफ नहीं आता ना, तब तक हम किसी को दोषी करार नहीं कर सकते हैं। और कोर्ट ने यह भी कहा कि या देखिए, अगर विटनेस हॉस्टाइल हो रहा है, तो देखिए हम मूवीज में भी देखते हैं, विटनेस हॉस्टाइल होते हैं, विटनेस के ऊपर प्रेशर किया जाता है, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, बड़े बड़े अफसर होते हैं, विटनेसेस के ऊपर प्रेशराइज करते हैं, उनको खरीद लेते हैं, पैसे देके उनको ल्योर कर लेते हैं कि आप अपनी जो स्टेटमेंट है उसको बदल दें, अपनी जो लाइन है उसको बदल दें, आप अपनी वर्डिंग्स को बदल दें। तो बहरहाल ये एक बहुत बड़ा कदम माना जाता है, कॉलमनिस्ट कह रहे हैं बहुत बड़ा कदम है एज फार एज इंश्योरिंग इंटेग्रिटी इन पब्लिक सर्विसेज इज कंसर्न। बहुत बड़ी बात है। अब रिश्वतखोरी की बात जहां पे आती है, तो चाहे आप आईएएस हैं, चाहे आप आईपीएस हैं, चाहे आप आईआरएस हैं, चाहे आप एक छोटे कर्मचारी हैं, चाहे आप लोअर ब्यूरोक्रेसी में हैं, चाहे आप हायर ब्यूरोक्रेसी में हैं, भ्रष्टाचार बुरी बात है। करप्शन इज अ सोशल ईवल। ये बात हम क्लास 5 क्लास 6 में भी जब ऐसे लिखते हैं करप्शन को लेके, ये बात हम जरूर लिखते हैं। हमारी टीचर्स हमको जरूर कहती हैं कि बच्चे ये आपने लाइन जरूर ऐड करनी है, करप्शन इज अ सोशल ईवल। इस बात को हमको पता है, वी ऑल नो दैट थिंग। जब हमारी बात आती है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई की बात जब आती है, तो दो एस्पेक्ट्स यहां पे समझने जरूरी हैं। एक तो ऐसा कानून होना चाहिए जो कि बहुत सख्त है एंड एज फार एज डीलिंग विद करप्शन इज कंसर्न, और दूसरी बात लोगों के ओपिनियन की बात आती है। देखिए, हम एक डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स का पर्पस क्या है? हमारी सेवा करना, ठीक है, हमारे लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहांस करना अच्छे प्रशासन के जरिए। तो इस करके लोगों का जो यहां पे ओपिनियन है वो भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि उसी जितना लोगों का ओपिनियन ज्यादा फेवर में होगा, उतनी ही ये जो जंग है करप्शन के खिलाफ, उतना ही जो कैंपेन है अगेंस्ट करप्शन और स्ट्रेंथन हो सकता है। अब इस करप्शन को ऑन अ वॉर फुटिंग ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अक्सर कहा जाता है कि हमारे यहां पे, देखिए भारत में कानून तो बहुत ज्यादा है, कहा जाता है कि हमारे यहां पे जो कानून है ना, उसमें लूप होल्स निकल आता है, सख्त कानून नहीं है, और कानूनों को और स्ट्रिंजेंट बनाया जाए।
ठीक है, लेकिन कई बार कानून बनाने वाले, देखिए कानून बनाने वाले जो लोग हैं, हम अपने नॉर्मल लोगों की बात करें, पब्लिक की बात करें, ठीक है, गलतियां सबसे होती हैं, है ना। अक्सर लोग नहीं समझ पाते हैं कि देखिए एक सख्त कानून बना देने से इसका मतलब ये नहीं कि करप्शन खत्म हो जाएगा। नोट बदल देने से, 2000 का नोट लेके आने से या 500 का नोट लेके आने से या 3000 का नोट लेके आने से करप्शन बंद हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। लेजिस्लेटर्स यानी कि अगर हम विधायकों की बात करें, पार्लियामेंटेरियंस की बात करें, उनको ये लगता है, वो इस बात को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको कानून बहुत सख्त बनाने हैं। लेजिस्लेटर्स को लगता है कि यदि कानून सख्त होंगे करप्शन के खिलाफ तो उतना ही प्रेशर जुडिशरी के ऊपर बढ़ेगा, उतने ही सबूत और उतने ही एविडेंसेस जुडिशरी को इकट्ठे करने पड़ेंगे कन्विक्ट को, यानी कि सही मायने में दोषी करार करने के लिए। अब इस वर्डिक्ट से, इस जजमेंट से क्या हुआ है, यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हैज लोअर्ड द बार फॉर दी क्वांटम ऑफ एविडेंस, यानी कि सबूत इकट्ठा करने के लिए जो प्रेशर था जुडिशरी के ऊपर या प्रोसिक्यूशन के ऊपर, वो थोड़ा वो प्रेशर कम कर दिया है। ठीक है, अगर प्रोसिक्यूशन ऑलरेडी स्टोरी बनी हुई है, प्रोसिक्यूशन अपनी फाइल ऑलरेडी बनाई हुई है, केस एक स्ट्रांग चलता आ रहा है इतने टाइम से, तो किसी कारणवश, यानी कि अगेन मैं बात वो कंक्लूड करना चाहूंगा, किसी कारणवश जिसने कंप्लेंट डाली थी वो आज जिंदा नहीं है, या जो कंप्लेनेंट थे वो हॉस्टाइल हो चुके हैं, यानी कि वो अपना स्टेटमेंट बदल चुके हैं, डजंट मीन कि जो आदमी या जो औरत, जो महिला ऑफिसर या कोई आदमी ऑफिसर अगर जो कटघरे में खड़े हैं, कि उनको आज निर्दोष आप करार कर दें। ठीक है, तो अब यहां पे यानी कि जुडिशरी अपनी तरफ से ये एक चीज सामने रखना चाह रही है कि हम करप्शन को लेके बहुत स्ट्रिक्ट हैं और हम किसी भी चीज को यहां पे बीच में नहीं आने देंगे, कोई भी चीज को डील नहीं करने देंगे। देखिए कुछ लॉयर्स भी होते हैं जो कि इस चीज का पार्ट बनते हैं, जैसे कि आप प्रोसिक्यूशन जो विटनेस होते हैं उनको खरीदना, ठीक है, उनको ल्योर करना, पैसे देना या उनको प्रेशराइज करना, लॉयर्स भी ऐसे होते हैं। क्रिमिनल लॉयर्स जो होते हैं वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं इस चीज को करने में, जस्टिस सिस्टम को तोड़ने में, मरोड़ने में लॉयर्स भी बहुत एक्सपर्ट होते हैं, और इस बात को भली भांति सुप्रीम कोर्ट भी जानता है। तो एक बहुत अच्छी जजमेंट यहां पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिसंबर 2022 में आई है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है कि भाई हम एक म्यूट स्पेक्टेटर अब नहीं बने रहेंगे। अब क्या आने वाले समय में भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, ये बात तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन कोई रीजन भी नहीं है ना हमारे पास कि हम ये जो लड़ाई है, जो जंग है भ्रष्टाचार के खिलाफ, कि उसको हम उस लड़ाई को गिव अप कर दें। वो लड़ाई को गिव अप नहीं करना। अगला आर्टिकल, यानी कि अब यहां पे दो आर्टिकल्स हैं, दोनों आर्टिकल्स का यहां पे हम सिंथेसिस थोड़ा एक समरी दोनों आर्टिकल्स की शेयर करेंगे। एक इंडियन एक्सप्रेस में आया था आज और एक द हिंदू में आया है। आई एम श्योर जोशीमठ लैंडस्लाइड्स को आप फॉलो कर रहे होंगे, तो उत्तराखंड में उत्तराखंड अथॉरिटीज ने बहुत एक मीटिंग हुई थी, हाई लेवल मीटिंग हुई थी संडे को, जहां पे केंद्र सरकार के ऑफिसर्स थे, वरिष्ठ ऑफिसर्स थे, उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ ऑफिसर्स थे, एनडीएमए के ऑफिसर्स थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स थे। उन्होंने ये तय किया कि संडे को उत्तराखंड को डिक्लेयर किया जाए एज लैंडस्लाइड एंड सब्सिडेंस हिट जोन। सब्सिडेंस यानी कि हम जमीन के घटाव की अगर हम बात करें, भूमि के घटाव की बात करें, तो लैंड सब्सिडेंस यानी कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कहना है। तो अगर आपको एक लाइन की डेफिनेशन पूछी जाए, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। लैंड सब्सिडेंस यानी कि जमीन का घटाव होना, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ मैन मेड रीजंस, दैट कुड बी बिकॉज ऑफ नेचुरल रीजंस एज वेल। तो क्या ये आदमी का कहर है, ये जो उत्तराखंड में प्रॉब्लम आ रही है, या कुदरत का कहर है? नेचुरल रीजंस क्या होते हैं भाई? भूचाल आ जाता है, या सॉइल इरोजन हो, या सॉइल कॉम्पैक्शन हो, ये कारण बनते हैं जमीन के, भूमि के घटाव के, लैंड सब्सिडेंस के। या मैन मेड फैक्टर्स की बात करें, हमारी लालच के कारण, हमारे स्वार्थ के कारण, अगर हम बहुत ज्यादा माइनिंग कर रहे हैं किसी ऐसे पहाड़ी एरिया में, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में, या हम वहां पे ऑयल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को हार्नेस करने की कोशिश में उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, पानी को रिमूव कर रहे हैं, रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये मैन मेड एक्टिविटीज हैं, मैन मेड कारण है, जिसके चलते लैंड जो है वो सिंक करना शुरू कर जाता है। अब एग्जैक्ट कारण इस घटना के पीछे हमको नहीं पता, लेकिन एक्सपर्ट्स का कुछ कहना है, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का कुछ कहना है कि कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं, जैसे कि रैम्पेंट और अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन। देखिए उत्तराखंड में बहुत सारे तीर्थ यात्री आते हैं, देखिए यहाँ पे रिलीजियस साइट्स बहुत ज़्यादा हैं। अब अगर हम जोशीमठ की बात करें, यहाँ पे ट्रेकिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, तो टूरिज्म बहुत है यहाँ पे। हर साल अगर हम चार धाम यात्रा की बात करें, चार धाम यात्रा के चलते हर साल एवरी डे हजारों में, लाखों में लोग आते हैं। अब इसके चलते आप जमीन ऑलरेडी बहुत फ्रेजाइल है, लैंड ऑलरेडी बहुत फ्रेजाइल है, उसके ऊपर आप इतनी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, रेस्टोरेंट्स बना रहे हैं, ओवर पॉपुलेशन एक कारण बनता है।
ठीक है। नॉट ओनली दिस, बट ये जो एरिया है सेस्मिक जोन में भी लाइक करता है, तो यानी कि ये जो एरिया है दैट इज वेरी मच प्रोन टू अर्थक्वेक एक्टिविटी एज वेल। तो ये कुछ कारण बनते हैं। अब जहां तक जोशीमठ की बात है, इस चीज को रेज करने की बात है, अवेयरनेस थोड़ा यहां पे स्प्रेड करने की जहां पे बात आती है कि जोशीमठ एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में लाई करता है, और यहां पे जो सिंकिंग लैंड वाला फिनोमेना है, बहुत कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। एक कमेटी बनाई गई थी आज से कुछ यानी कि लगभग 50 साल पहले, आप कह सकते हैं 19 यानी कि 76 की बात है। MC मिश्रा कमेटी बनाई गई थी जहां पे ये पाया गया था, देखिए ये जोशीमठ जो है, यहां पे जिस लैंड पे जोशीमठ बना है, जमीन की जो बुनियाद है, जो नींव है, जो बुनियाद है, इतनी कमजोर है। ये जो टाउन है, दिस इज नॉट एक्चुअली बिल्ड ऑन द मेन रॉक ऑफ द माउंटेन, लेकिन यहां पे पहले कभी ऑलरेडी लैंडस्लाइड आ चुका है। तो लैंडस्लाइड के बाद जो रेमिनेंट्स होते हैं, यानी कि ग्रेवल है, डिपॉजिट ऑफ सैंड है, स्टोन है, उसके ऊपर आपने इस शहर को बनाया है, और इसी शहर के ऊपर आप और कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन परस्यू कर रहे हैं। इस बात की चेतावनी MC मिश्रा कमेटी ने आज से लगभग 50 साल पहले कही थी। क्या क्वेश्चन ये आता है कि ये जो करंट जो हादसा हुआ है, जो करंट सिचुएशन है, इमेजेस आप सबने न्यूज़पेपर्स में भी देखी होंगी, क्या ये सिचुएशन को प्रिवेंट किया जा सकता था? देखिए, इस बात को कहना कि नहीं ये कुदरत का कहर है, गलत बात है। ये कुदरत का कहर नहीं है, हम इग्नोर नहीं कर सकते ह्यूमन एलिमेंट को। ये जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो आप शहर बना रहे हैं, जो रियल एस्टेट कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं, किसके लिए? अपने प्रॉफिट्स के लिए, कि टूरिस्ट बहुत आते हैं, टूरिज्म को प्रमोट करें। बट अगेन एक सेंट्रल बात इस आर्टिकल में, रादर दोनों आर्टिकल्स में कही गई है सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे, ना कि मास टूरिज्म के बारे। अब कुछ पैसे कमाने के लिए आप ये सब एक्टिविटीज परस्यू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर कुदरत का कहर तो होना ही होना है ना। उसके लिए आप कुदरत को क्यों ब्लेम करते हैं कि कुदरत का कहर था? वो तो आपके द्वारा ये कहर किया गया है। अब आप घर बना रहे हैं, हाउसेस बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं एक अनस्टेबल लैंड पे। देखिए जहां पे, अब देखिए अगर जो नींव है जमीन की, जो बुनियाद है जमीन की, अगर वो कमजोर है, उसके ऊपर आप महल खड़ा कर दें, आप 10 कनाल का घर बना लें, तो वो घर तो गिरेगा ही गिरेगा अगर आपकी जो नींव अगर कमजोर है। तो आप यहां पे तक कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं जब आपको पता है कि यहां पे फाउंडेशन इतनी ज्यादा वीक है? अब क्या ये बहुत बड़ा श्राप है जोशीमठ के लोगों के लिए? क्या चीज श्राप है? NTPC का तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। देखिए ऐसा है, नेपाल हो, सिक्किम हो, भूटान हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, हाइड्रो पावर पोटेंशियल यहां पे काफी ज्यादा है। हम भी चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को हार्नेस करना, जनरेट करना, लेकिन एक अनप्लान्ड तरीके से, अनसाइंटिफिक तरीके से अगर हम हाइड्रो पावर पोटेंशियल को इतना एक्सप्लॉइट करेंगे, जबकि हमको पता है कि ये एरिया एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया जोन में लाई करता है, तो उसका नतीजा क्या होगा? लोगों का यह मानना है कि जोशीमठ की जो फाउंडेशंस है उसको बहुत हद तक नुकसान पहुंचा है इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कारण। बिकॉज क्यों? यहां पे ये जो प्रोजेक्ट था, इसको कंस्ट्रक्ट करा जा रहा था धौली गंगा रिवर के किनारे पे, जिसके चलते टनल बनाना पड़ा था पहाड़ को काट के। अब वो टनल जो बनाया, उसके चलते बहुत सारा पानी जो है धौली गंगा से डाइवर्ट किया गया था इस टनल में। अब इसके चलते डेफिनेटली दैट इज वन ऑफ द रीजन जो जोशीमठ के लोग कह रहे हैं कि जिसके चलते ये जमीन का घटाव वहां पे आ रहा है। तो ये जो करंट क्राइसिस है आज के टाइम पे, इसका बहुत ज्यादा जो श्रेय है वो इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जाता है। फिर हम चारधाम रोड प्रोजेक्ट की बात करें। देखिए आपको याद होगा दिसंबर 2021 की बात है, जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो कि आज के टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो याचिका डाली गई थी। बहुत सारे लोग थे, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स, एनवायरमेंटलिस्ट थे, एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स थे, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट थे, जिन्होंने कहा था कि ये जो चारधाम रोड प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ये चलो ठीक है कहने को, अब ऑब्वियसली सरकार का ये कहना था कि डिफेंस पर्पसेस के लिए बनाया जा रहा है, कि उत्तराखंड है, हिमाचल है, ये मिडिल सेक्टर ऑफ द LAC में लाया करता है, कि कभी कोई लड़ाई हो चाइना के साथ तो हमको ट्रूप्स को डिप्लॉय करना है, रीइंफोर्स करना है, तो उसके लिए हमको हाईवेज बनाने पड़ेंगे, सड़कें बनानी पड़ेगी। वो बात ठीक है। जुडिशरी ने भी कहा था, जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि देखो जहां तक डिफेंस की बात आती है, जहां तक आर्म्ड फोर्सेस की बात आती है, तो उस फैसले में भारत सरकार को ज्यादा पता है। हम दखलंदाजी नहीं कर सकते हैं कि यह सड़क बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, ठीक है। लेकिन एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स ने जरूर कहा था कि यह जो रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है अनसाइंटिफिक तरीके से बनाया जा रहा है, जिसका हशर, जिसका जो इंपैक्ट है वो बहुत बुरा होगा आने वाले टाइम पे लोगों के ऊपर। अब उसी तरह से हम चारधाम रेलवे की बात करें, जो कि 4 पवित्र स्थानों को कनेक्ट करता है, जैसे हम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की बात करें, और ये अगर हम चारधाम रेल प्रोजेक्ट की बात करें, इसमें 900 किलोमीटर का नेशनल हाईवेज यानी कि सड़कें भी बनाई जाएंगी। अब इसके चलते ऑलरेडी अभी हमने पीछे बातें करी हैं कि मैन मेड एक्टिविटीज, हाईवेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, ऑलरेडी लैंड बहुत फ्रजाइल है। तो इस तरह की एक्टिविटीज, आपको याद होगा वैसे बाय द वे, फेब
2021 की बात है, चमोली ग्लेशियर आउटबर्स्ट हुआ था, 170 से ज्यादा लोग मारे गए थे। तो ये चीजें बार बार हो रही हैं, लैंडस्लाइड्स आ रहे हैं, बाढ़ आ रहे हैं, ग्लेशियर आउटबर्स्ट हो रहे हैं। क्या हर वक्त हम कहेंगे कि कुदरत का कहर है जब इतनी ज्यादा रैम्पेंट कंस्ट्रक्शन हमारे द्वारा करी जा रही है? क्या आप जानते हैं आने वाले 10 सालों में उत्तराखंड की सरकार का प्रपोजल है कि 66 से ज्यादा टनल्स बनाए जाएंगे, ठीक है, और इतनी सारी सड़कें बनाई जाएंगी। इससे क्या होगा? देखिए, जो पदार्थ हैं, पोल्यूटेंट्स हैं, वातावरण में पोल्यूशन भी जनरेट होगा, टॉक्सिक मेटल जनरेट होंगे, ठीक है, कितना ज्यादा वातावरण को डैमेज होगा उस चीज के चलते। इस तरह के इवेंट्स और रिपीट होते रहेंगे। तो बार बार अगेन दोनों आर्टिकल्स में बात कही गई है कि ये हादसे बार बार होते रहेंगे अगर हमने इन एक्टिविटीज को चेक नहीं करा, हाईवेज बनाने को, रेलवेज बनाने को चेक नहीं करा। नाउ वेकअप कॉल, 2013 में आपको याद होगा केदारनाथ में जो बाढ़ आए थे, कितने सारे लोग मारे गए थे। उस वक्त भी ये कहा गया था दैट देखो, ये जो यहाँ पे फ्लड्स आए हैं, जो बाढ़ आया है, ये क्यों आया है? बिकॉज टूरिज्म के अंदर, देखिए कल हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि टूरिज्म पोटेंशियल के बारे। This is yesterday when I discussed an article on the potential of tourism. But again, you also have to understand one concept of sustainable tourism, ecotourism. Unregulated rise in tourism के कारण ये इवेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं। यहाँ पे आंकड़े देखें, डेली एवरेज फुटफॉल जो है चार धाम रूट में कितनी है? 60,000, यानी कि रोज 60,000 के आसपास लोग इस रूट पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे सस्टेनेबल टूरिज्म का तौर तरीका ढूंढना है, मास टूरिज्म का नहीं। और साथ के साथ अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देखिए, हिमालयास को डेवलप करना, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, बहुत जरूरी बात है, इंपेरेटिव बात है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ डिप्लीटिंग द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट, ठीक है। हमको जंगलों को, पानी को, बायोडाइवर्सिटी को, कुदरत को, इस सबको कंजर्व करना है। तो फोकस करा जाए, कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि छोटे प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करा जाए, ज्यादा बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस ना करके अगर स्मॉल प्रोजेक्ट्स के ऊपर हम फोकस करते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है। बहुत सारे किसान भाई हैं जो कि अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस खेती बाड़ी की गिव अप कर चुके हैं। आंकड़े बताते हैं लेस देन 20% ऑफ द एग्रीकल्चरल लैंड इन उत्तराखंड इज नाउ बीइंग फार्म्ड, और जो बाकी जमीन है वो क्या हो चुकी है? बंजर जमीन हो चुकी है। तो अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? अगर हमने, देखिए, कुदरत का भी ख्याल रखना है, हमने एक संतुलन बना के रखना है, तो ओवरऑल ह्यूमन वेलबींग के लिए, नेचुरल वेलबींग के लिए हमको ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को डिप्लॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी करना चाहते हैं तो वो करें, लेकिन एक सस्टेनेबल तरीके से, लोगों की रीति रिवाज को इग्नोर नहीं करना। जो लोकल कस्टम्स हैं, जो लोकल कल्चरल रिस्पेक्ट्स हैं, जो लोगों की लोकल प्रैक्टिसेस हैं, उनको इग्नोर हमने नहीं करना। चलिए, यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जोशीमठ है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में लाया करता है। इसके पास में वैली ऑफ फ्लावर्स भी आ जाता है। तो वैली ऑफ फ्लावर्स से जोशीमठ लगभग 21 से 22 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताना चाहता हूं तो विष्णुप्रयाग, जो कि बिल्कुल आधे घंटे की दूरी पे है जोशीमठ से, तो यहाँ पे विष्णुप्रयाग पे धौली गंगा और अलकनंदा रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस देखा जाता है। और जोशीमठ में माउंटेन क्लाइंबिंग एक्टिविटीज होती हैं, ट्रैकिंग एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी ऐसी थ्रिलिंग एक्टिविटीज यहाँ पे होती हैं। और जैसे आपको मैंने बताया कि लगभग 40 से 45 मिनट की दूरी पे वैली ऑफ फ्लावर्स लाई करता है। नाउ लास्ट आर्टिकल, यहां पे बात करेंगे रीइमेजिनिंग द फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, अभी पीछे नोटबंदी के चलते वर्डिक्ट आया था 4:1 का। चलो, मेजॉरिटी जो वर्डिक्ट था, मेजॉरिटी जो जजमेंट थी, जो बेंच था, उन्होंने कहा था कि नोटबंदी जो भारत सरकार के द्वारा हुई थी वो गलत बात नहीं थी, ठीक है, यानी कि इस बात को अपहोल्ड किया था डिमोनेटाइजेशन को। लेकिन एक और एस्पेक्ट हमारे सामने आया था, वो था आरबीआई की ऑटोनॉमी को लेके, ठीक है। देखिए, आरबीआई की जहां पे बात आती है, अब यहां पे इस आर्टिकल में 4 ऐसे चैलेंजेस एड्रेस करे गए हैं आरबीआई के लिए, बिकॉज आरबीआई ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, भारत की ग्रोथ के लिए। लेकिन एक बात जरा हम समझें, यहां पे आरबीआई को गवर्न किसके अंडर करा जाता है? आरबीआई एक्ट 1934। आज क्या है? 2023 है। इतना पुराना कानून क्यों हम यूज कर रहे हैं आरबीआई के लिए? क्या समय नहीं आया कि हम एक नया कानून बनाएं, एस्टैब्लिश करें, जिसके चलते आरबीआई को गवर्न किया जा सकता है? देखिए, यहां पे पहली बात आती है रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटी के चलते। देखिए, पहला जो चैलेंज है रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटी का, देखिए आपको याद होगा 2008 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। देखिए, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, रिसेशन की बात करें, वो कभी भी आ सकता है। अब अभी भी रिसेशन चल रहा है, ठीक है। अब ये तो है नहीं कि वो कभी 10 साल में एक बार आएगा, वो कभी भी आ सकता है। लेकिन भारत के पब्लिक सेक्टर बैंकिंग को और आरबीआई को प्रेज करा गया था कि भी उनके कारण हमारी जो बुनियाद है हमारी बैंकिंग सेक्टर की बहुत स्ट्रांग है, कि हमारी इकोनॉमी को, हमारी अर्थव्यवस्था को बचा लिया आरबीआई ने, आरबीआई की एफिशिएंट फंक्शनिंग ने। बिकॉज देखिए, वेस्टर्न इकोनॉमीज में जो बहुत सारे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, जैसे कहते हैं ना टू बिग टू फेल, कि भी हम इतने बड़े बैंक्स हैं, हम कभी फेल ही नहीं हो सकते हैं।
बाहर वेस्टर्न इकोनॉमीज में जो बैंक्स हैं वो ज्यादातर प्राइवेटाइज्ड हैं। यहाँ पे जो हमारा नेचर ऑफ बैंकिंग है वो पब्लिक सेक्टर ज्यादा था, उस टाइम पे तो ज्यादा था, अभी भी पब्लिक सेक्टर जो है बैंकिंग में बना हुआ है। तो आरबीआई को यहाँ पे बहुत श्रेय किया गया था, आरबीआई को यहाँ पे क्रेडिट दिया गया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं, चलो फाइनेंशियल क्राइसिस को तो हमको आरबीआई ने स्टीयर आउट कर दिया, लेकिन उसके बाद हमारे सामने घोटाले बहुत आए। 2008 से लेकर 12 के बीच में राइजिंग एनपीएस के हमारे सामने आंकड़े आए थे, ठीक है। आपको याद होगा 2014-15 की बात है, इकोनॉमिक सर्वे में ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम की बात करी गई थी, जहां पे जो बैंक्स की, पब्लिक सेक्टर बैंक्स की और कंपनीज की, प्राइवेट कंपनीज की जो बैलेंस शीट्स हैं वो ब्लीड कर रही हैं, वो रेड में है, लोन्स डिफॉल्ट हो रहे हैं, ये बातें डिस्कस करी गई थी। एनपीएस के बारे में पता होना हमको बहुत जरूरी है ना, हमको पता होना चाहिए देखिए वो पैसा जो है, जो कि लोन दिया जा रहा है उद्योगपति को, वो पैसा कहां से दिया जा रहा है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को, वो हमारा ही पैसा है, जो हमारा पैसा बैंक्स में पार्क्ड होता है, ठीक है। तो आरबीआई के रेगुलेटरी फोरबेरेंस को यहां पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आने वाले समय में आरबीआई कितना ज्यादा सक्षम होगा रिस्क मैनेजमेंट एबिलिटी में। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात आती है, तो आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कहते हैं ठीक है नोटबंदी हुआ, नोटबंदी के चलते आज हम ट्रेंड देखते हैं, पेटीएम, जीपीए, ऑनलाइन पेमेंट्स हो रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो श्रेय है हमारे डिजिटल पेमेंट सिस्टम का, वो नोटबंदी को, चलो कह सकते हैं कि नोटबंदी के बाद ये एक बिहेवियरल चेंज आया है, लेकिन बहुत बड़ा क्रेडिट यहां पे आरबीआई को देना पड़ेगा। लेकिन जहां पे डिजिटल पेमेंट्स की बात आती है तो ये अपने लिए रिस्क भी खड़ा करता है। अब आज के टाइम पे फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, तो कंज्यूमर्स को अवेयर करना, कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना, ये भी कहीं ना कहीं आरबीआई की जिम्मेवारी बनती है। आरबीआई फ्रॉम टाइम टू टाइम गाइडलाइंस निकालते रहता है, आरबीआई के द्वारा मैसेजेस आते रहते हैं, मेल्स आते रहते हैं कि आप ऐसे किसी लिंक पे क्लिक ना करें, किसी के साथ ओटीपी शेयर ना करें। डिजिटल एज है जहां पे डिजिटाइजेशन के ऊपर फोकस है, इंपेटस है, तो इस करके बहुत जरूरी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी आरबीआई बनाए रखे। फिर ऑटोनॉमी की बात आती है ना, बिकॉज अब अक्सर ही क्रिटिसिज्म आता है भारत सरकार के अगेंस्ट, चाहे जुडिशरी है चाहे वो आरबीआई है, भारत सरकार को अच्छा लगता है कंट्रोल अपने हाथ में रखना, ठीक है। अब यहां पे जो ऑटोनॉमी की बात आती है, दैट हैज बीन अ सोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट। 2016 से आरबीआई हैज एंजॉयड ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। देखिए अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 3 लोग जो हैं वो आरबीआई के द्वारा होते हैं, 3 लोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, ठीक है। तो ऑटोनॉमी तो है, लेकिन ऑपरेशनल ऑटोनॉमी की यहां पे बात आती है, ठीक है। इन अदर रिस्पेक्ट्स आरबीआई एंजॉयज ऑटोनॉमी ओनली व्हेन द गवर्नमेंट इंडल्जेस इट। तो कभी भी कोई भी रेगुलेटर हो, चाहे वो आरबीआई हो चाहे वो सेबी हो, अगर वो ऑटोनॉमी लैक करेगा तो उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो एबिलिटी है अपने आप को इन्फोर्स करने के लिए, वो भी इंपैक्ट होगी, ठीक है। रेगुलेशंस को इन्फोर्स करने के लिए वो भी इंपैक्ट होगी। और अगेन अब जो सेंट्रल बैंकर्स हैं, अकाउंटेबिलिटी, ऑटोनॉमी की बात आती है, फिर अकाउंटेबिलिटी की बात आती है। जो सेंट्रल बैंकर्स हैं इनको लोग तो हम इलेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जिम्मेवारी तो उनकी बहुत बड़ी है। ये टेक्नोक्रेट्स हैं, अनइलेक्टेड टेक्नोक्रेट्स हैं, और इनके पास बहुत पावर होती है। मॉडर्न इकोनॉमी को स्टेयर करने के लिए बहुत बड़ा रोल आरबीआई प्ले करेगा 21वीं सदी में, अगर हमने आगे जाके विकसित भारत बनना है। तो अकाउंटेबिलिटी लेके आना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। यहां पे अगर आरबीआई के जो कर्मचारी हैं, जो ऑफिशियल्स, अगर वो प्रेशर में आके या आउट ऑफ फियर या फेवर में आके सरकार के काम कर रहे हैं, तो वो अकाउंटेबिलिटी को ठेस पहुंचती है। अब जहां तक आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि आरबीआई के जो रिपोर्टिंग और ट्रांसपेरेंसी नॉर्म्स हैं वो काफी वीक हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ द वेस्टर्न इकोनॉमीज। ग्लोबली सेंट्रल बैंक्स जो हैं दे हैव इंक्रीजिंगली ओपन्ड देमसेल्व्स टू इन्वेस्टर्स, और उनकी जो अकाउंटेबिलिटी है आम नागरिकों के प्रति वो भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं कॉलमनिस्ट ये कहना चाह रहे हैं कि एक नया एक कानून बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि ऑटोनॉमी, अकाउंटेबिलिटी, ये सब इश्यूज को इफेक्टिवली एड्रेस कर सकता है फॉर द आरबीआई। तो 21वीं सदी का आरबीआई एक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे, What will be the role of RBI in supporting India's growth journey? क्वेश्चन का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट है डिस्कस द challenges faced by RBI in this context। 250 वर्ड्स में आपने आंसर करना है। टेलीग्राम ग्रुप है एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग, तो अगर आप आंसर करना चाहते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में भी अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिखाई देगा, क्लिक करेंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के टुवर्ड्स, एडिटोरियल्स विद मेंस आंसर राइटिंग चैनल के टुवर्ड्स रीडायरेक्ट किया जाएगा। और यहाँ पे हम शाम को 6 बजे बेस्ट आंसर और मॉडल आंसर दोनों पिन करते हैं। बेस्ट आंसर आज भी कोई नहीं है, कल भी कोई नहीं था, बिकॉज आप सबका पार्टिसिपेशन नहीं आ रहा आंसर लिखने के लिए। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे, फ्री इनिशिएटिव है, यहाँ पे पीयर टू पीयर रिव्यू रहता है। अगर आप आंसर लिखेंगे तो ही हम बता पाएंगे कि बेस्ट आंसर किसका है। तो जो बच्चे आंसर्स लिख रहे हैं उनके आंसर्स अच्छे नहीं थे, तो मैं गुजारिश करूंगा बच्चों से कि आप थोड़ी पार्टिसिपेशन अपनी बढ़ाएं इस इनिशिएटिव में। फ्री इनिशिएटिव है, ठीक है। प्रीलिम्स आने वाला है तो बहुत सारे बच्चे भी जोरों शोरों से प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मैंने बात पहले भी कही थी, फिर कहना चाहता हूं कि जो बच्चे ऑलरेडी 2 या 3 बार मेंस लिख चुके हैं, जो अभी एटलीस्ट फरवरी एंड तक अपनी प्रीलिम्स की तैयारी नहीं शुरू करना चाह रहे हैं, तो वो
कंटिन्यू रखिए आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को, और ये फ्री इनिशिएटिव है, इसका पूरा फायदा भी उठा सकते हैं बेस्ट आंसर्स का। चलिए, सो आज के डिस्कशन और एनालिसिस में इतना ही रहेगा। मिलेंगे हम कल और चर्चा के साथ। आप अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।